हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आरविनल टीजी2, टेक्नीशियन एंड इलेक्ट्रीशियन, जितने भी आपके टीजी2 के पेपर होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि किसी भी टीजी2 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को आप पहले आंसर जरूर कीजिए। देखिए क्या है कि यदि किसी पंप की प्रेरण मोटर को 30 या कम आपूर्ति वोल्टता पर प्रचालित किया जाए तो क्या होगा। अब देखिए, कोई पंप की जो है कौन सी मोटर है, प्रेरण मोटर है। ठीक है, इंडक्शन मोटर की बात की गई है, जिसकी मान लीजिए वोल्टेज क्या है 30 है या उससे कम की वोल्टेज पर उसे क्या किया जाता है, प्रचालित यानी चालू किया जाए। तो फिर क्या होगा, क्या है इसके ऑप्शन कि यह कुछ समय बाद चालू होगी, वह निम्नलिखित गति पर चलेगी और कोई नुकसान नहीं होगा, वह गर्म हो जाएगी और अंततः मतलब क्या होगी, खराब हो जाएगी, कुछ भी गलत नहीं होगा। यही आपसे बोला जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, बस आप इतना समझ लीजिए कि वोल्टेज आप दे रहे हो कि 30 या कम की। ठीक है, किसी भी पंप की अगर मोटर है तो उसको आप कितना वोल्टेज दे सकते हो। एक मतलब अगर घर की एक मोटर है, किसी पंप मोटर की प्रेरण मोटर है, तो उसे आप मिनिमम 250 वोल्ट दोगे। तो अब उससे भी बोला गया है कि 30 या उससे भी कम वोल्टेज दिया जा रहा है, तो फिर क्या होगा। तो अगर जब भी हम वोल्टेज क्या करते हैं, कम देते हैं, तो उससे आपका मान लीजिए लोड ज़्यादा है, लोड जब ज़्यादा है तो कम वोल्टेज देने से वो चीज़ चलेगी नहीं। वो चीज़ क्या होगी, चलेगी नहीं। जब कोई चीज़ चलती नहीं है और उस पर आप लोड दिए हो और उससे सप्लाई भी चालू है, तो मोटर जो होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाएगी। मोटर क्या होगी, हीट होगी। और जब मोटर हीट होगी तो धीरे धीरे अगर आप सप्लाई से हटाओगे नहीं तो उसकी वाइंडिंग जो होगी क्या होगी, जल जाएगी। अंततः मोटर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जितना भी मान लीजिए कोई प्रेरण मोटर है उसे आप 30 या कम वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हो, तो मोटर जो होगी वो हीट हो जाएगी और बाद में क्या होगी, वो खराब हो जाएगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरण मोटर का अंशीय सरपड़ यानी फ्रैक्शनल स्लिप को व्यक्त करने का व्यंजक है। तो फ्रैक्शनल स्लिप को हम कैसे लिखते हैं, आपको यही बताना है। अब देखिए, जो स्लिप है, स्लिप बेसिकली हम उसको लिखते हैं यस। यस बराबर होता है जो आपकी प्रेरण मोटर में सिंक्रोनस स्पीड है, उसके बाद जो रोटर की स्पीड है, दोनों का डिफरेंस अपान सिंक्रोनस स्पीड, अपान सिंक्रोनस स्पीड, यही होता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यस बराबर एन एस माइनस एन आर अपान एन एस। ये फॉर्मूला होता है मतलब कि फ्रैक्शनल स्लिप का। ठीक है, अगर परसेंटेज में बोलता तो यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ये क्लियर है। उसके बाद अगर स्लिप स्पीड आपसे पूछता, सपोज स्लिप स्पीड आपसे पूछ रहा है, स्लिप स्पीड, तो स्लिप स्पीड जो होती है वो केवल एन एस माइनस एन आर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप में, यानी कि अंशी सरपड़ यानी फ्रैक्शनल स्लिप और स्लिप स्पीड दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्लिप स्पीड जो हम लिखते हैं वो एन एस माइनस एन आर होता है बस, और जो स्लिप यानी फ्रैक्शनल स्लिप हम बोलते हैं वो होती है आपकी एन एस माइनस एन आर अपान एन एस होती है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि 5 अश्व शक्ति यानी 5 एचपी की प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी डीओएल के प्रयोग से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अब देखिए क्या है कि 5 अश्व शक्ति की प्रेरण मोटर को चालू करना है आपको। ठीक है, और आपको सलाह क्या दी जा रही है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यानी डीओएल का प्रयोग नहीं करें। क्या कारण है इसका, है प्रारंभिक बलागुण बहुत कम होता है। सेकंड ऑप्शन आपका है कि मोटर प्रारंभ में पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुना धारा आहरित होती है, मतलब लेती है। वह अति उच्च गति प्राप्त कर लेगी और उखड़ जाएगी, यह विपरीत दिशा में चलेगी। तो देखिए, तो हम सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं कि जो ये हम मतलब स्टार्टर यूज करते हैं इसका कारण क्या होता है। तो स्टार्टर का यूज करने से हम क्या करते हैं, देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की बात अभी कर रहे हैं, लेकिन पहले स्टार्टर जानिए। स्टार्टर क्या करता है कि प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं।
अब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है वो यूज होता है सिर्फ और सिर्फ 5 अश्वशक्ति से नीचे, ठीक है। 5 अश्वशक्ति यानी 5 HP से नीचे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब 5 अश्वशक्ति का है तो उसको हम सलाह नहीं देंगे कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज करो, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा कि मोटर प्रारंभ में पूर्ण भार धारा की 5 से 7 गुना धारा लेता है। स्टार्टर काम क्या है कि स्टार्टिंग करंट को कम करता है, प्रारंभिक धारा को क्या करता है, कम करता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये करंट कितनी लेगा, 5 से 7 गुना ज़्यादा ले रहा है, जिससे जो स्टार्टर है ये उतनी पावर मतलब कि करंट को झेल नहीं पाएगा। जब उतनी करंट को झेल नहीं पाएगा तो स्टार्टर आपका ख़राब हो जाएगा, और जब स्टार्टर ख़राब हो जाएगा तो इससे जो प्रेरर मोटर कनेक्ट है, प्रेरर मोटर पर लोड ज़्यादा आएगा यानी करंट ज़्यादा आएगी। जब करंट ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि मोटर भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम 5 HP की यानी इससे नीचे है तो फिर आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर स्टार्ट कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती है जिससे कि मोटर को इसके मतलब कि डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हो सके। अब देखिए स्टार्टर में हम लगाते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। अब देखिए थर्मल ओवरलोड रिले बेसिकली यूज कब होता है, तो कभी कभी आपसे पूछे कि एक क्वेश्चन आता है कि थर्मल रिले कब लगाया जाता है, यानी किस लोड पे काम करता है। तो थर्मल रिले जो होता है वो ओवरलोड पे काम करता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि थर्मल रिले आपका ओवरलोड पे काम करता है। उसके बाद अब क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले लगाई जाती है। स्टार्टर में लगा दिया आपने थर्मल ओवरलोड रिले, तो ये किसके मतलब कि किससे आपको सुरक्षा देगा, तो ये सुरक्षा देगा अधिक धारा से। देखिए लोड का बढ़ना इसका मतलब ही होता है कि करंट का बढ़ना। लोड बढ़ रहा है किसी सिस्टम में तो इसका मतलब है कि करंट बढ़ रही है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ओवरलोड है तो इसका मतलब क्या होगा, अधिक धारा के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मशीन को 2 गुनी एक्साइटेड मशीन कहा जाता है क्योंकि। अब देखिए सिंक्रोनस मशीन को आप 2 गुनी एक्साइटेड मशीन कहा जाता है, इसका क्या कारण है। इसे ओवर एक्साइटेड किया जा सकता है, इसके रोटर पोल्स के 2 सेट होते हैं, इसके रोटर और स्टेटर दोनों एक्साइटेड होते हैं, इसे समान एक्साइटिंग करंट से दोगुने की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि हम इसे दोगुनी एक्साइटेड मशीन कहा जाता है यानी डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं। तो इसका कारण होता है कि इसमें हम स्टेटर को भी एक्साइट करते हैं और रोटर को भी एक्साइट करते हैं, ठीक है। जो आपका सिंक्रोनस मशीन होती है, सिंक्रोनस मशीन बेसिकली 2 तरह की होगी, एक होगी सिंक्रोनस जनरेटर और एक होगा सिंक्रोनस मोटर। जिसको आप अल्टरनेटर कहते हो वो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ठीक है। और उसमें आप देखेंगे कि सिंक्रोनस जनरेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, उसके स्टेटर को तो सप्लाई मिलती ही मिलती है, लेकिन रोटर को हम लोग देते हैं डीसी सप्लाई। रोटर को क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं। तो प्लीज़ एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता है कि सिंक्रोनस मशीन में रोटर को एक्साइटेशन देने के लिए हम कौन से जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा कि जो सिंक्रोनस मशीन का रोटर है उसे जो एक्साइटेशन देते हैं वह जो जनरेटर होता है वह होता है शंट। कौन सा जनरेटर, शंट जनरेटर होता है, ठीक है। शंट जनरेटर कौन सा, डीसी शंट जनरेटर, ये नहीं कि शंट जनरेटर एसी वाला, एसी नहीं, डीसी शंट जनरेटर होता है, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग के लिए लगाई जाती है। अब देखिए सिंक्रोनस मोटर में हम यूज करते हैं डैम्पर वाइंडिंग। ये डैम्पर वाइंडिंग करता क्या है, ऑप्शन क्या है, रोटर मोशन को स्थिर करने के लिए, रोटर के दोलन को दबाने के लिए, आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, आपको यही बताना है। तो देखिए डैम्पर वाइंडिंग लगा देने से सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यह सेल्फ स्टार्टिंग मशीन नहीं होती है। इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रोटर में जो दोलन हो रहा है उसको दबाने के लिए, रोटर में जो दोलन हो रहा है उसको दबाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ में जो आपको रिक्वायरमेंट होगी स्टार्टिंग टॉर्क की, कि रोटर को घुमाने के लिए आपको टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस टॉर्क को रिक्वायरमेंट जो होगी आपकी ये किसके द्वारा फुलफिल होगी,
डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा फुलफिल होगी। तो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे कि बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि फटाफट कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर बताइएगा कि जो डैम्पर वाइंडिंग होती है यह बेसिकली कहाँ पर यूज की जाती है, किस में लगी होती है, स्टेटर में, रोटर में, पोल फेस में, कहाँ पे लगी होती है। ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि डैम्पर वाइंडिंग का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, मतलब कि किस जगह पे करते हैं। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक असर शक्ति से अधिक शक्ति की एकल फेज मोटर को डैश के लिए डायरेक्ट एनालाइन स्टार्ट का प्रयोग करना आवश्यक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 HP की मोटर है, ठीक है, 1 हॉर्स पावर की, यानी एक असर शक्ति की से अधिक शक्ति की सिंगल फेज की मोटर है। डैश के लिए डायरेक्ट यानी DOL यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करना आवश्यक है। क्यों? ऑप्शन क्या है? चालू करने के लिए, रोकने के लिए, अतिभार सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सभी कार्यों में। 33 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। अब देखिए अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा कि स्टार्टर का काम क्या है। स्टार्टर का काम है कि स्टार्टिंग करंट को कम करना, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपको करंट ज़्यादा मिल रही थी उसके कारण मोटर में कोई ना कोई परेशानी आ सकती थी। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या यूज किया, स्टार्टर यूज किया। तो जब स्टार्टर आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मोटर को आप क्या कर रहे हो, ओवरलोड से बचा रहे हो। ओवरलोड का मतलब करंट ज़्यादा है तो अधिक करंट से आप क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, जब स्टार्टर का आपने इस्तेमाल किया इसका मतलब अगर अधिक करंट जा रही थी तो अब कम करंट जाएगी, यानी जितनी रेटिंग होगी उस मोटर की, जितनी उसको ज़रूरत है सिर्फ उतनी करंट जाएगी। इसका मतलब है कि मोटर को चालू करने के लिए भी आपकी ज़रूरत है, मोटर को चालू करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, और स्टार्टर से आप क्या कर सकते हो, मोटर को रोकने का भी काम कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपका जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संधारित्र प्रारंभ तथा संधारित्र प्रारंभ संधारित्र चाल मोटर में प्रयुक्त होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है कि कैपेसिटर स्टार्ट तथा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में प्रयुक्त होता है क्या? कौन सा कैपेसिटर? सिरेमिक्स कैपेसिटर, अभ्रक कैपेसिटर, कागज अथवा अध्रुवीय विद्युत अपघटनी संधारित्र, या फिर स्टाइरोफ्लेक्स संधारित्र। तो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसे प्लीज़ आप जरूर याद रखिएगा कि कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जो हम यूज करते हैं वह आपके पास होता है कागज अथवा अध्रुवीय विद्युत अपघटनी संधारित्र। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति नियंत्रित की जा सकती है। अब एक सार्वत्रिक मोटर की घूर्णी गति आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो आप कैसे कंट्रोल करोगे? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका है श्रेणी वोल्टता नियामक से, टैब्ड क्षेत्र विधि से, अपकेंद्रीय स्विच विधि से, उपयुक्त वर्णित किसी भी एक विधि से। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद और ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको एक कंफर्म पता चल गया होगा कि जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्योंकि अब देखिए कैसे होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से समझिए कि एक यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो आपका एक डीसी सीरीज मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है? डीसी सीरीज मोटर। अगर एक डीसी सीरीज मोटर होता है तो इसको यूनिवर्सल मोटर हम तब बोलते हैं जब इसको आप डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई पे भी काम करवा लो। यानी अगर एक ऐसा मोटर जो एसी पे भी काम करे और डीसी पे भी काम करे तो इस मोटर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। और इस मोटर की स्पीड आप बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, और एसी डीसी दोनों पे काम करेगा। तो ऐसा मोटर जो होगा उसमें आप श्रेणी वोल्टता नियामक, ठीक है, यूज कर सकते हो, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद टैप्ड क्षेत्र विधि, तो मतलब कि आप मतलब फील्ड कंट्रोल मेथड भी यूज कर सकते हो। बाकी सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो एक है ही मेथड जो सिंगल फेज मोटरों में होता है। एक यूनिवर्सल मोटर जो होता है ये सिंगल फेज मोटर होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर क्रोडो में 3 प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं। उन खांचों का नाम बताना है कि कौन कौन से होते हैं। खुले बंद, अर्ध खुले, खुले बंद, अर्धबंद, चौकोर, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको यही बताना है। अब देखिए
तो देखिए, जब भी आप पढ़ोगे ना, जब भी आप पढ़ोगे कि स्लॉट आपके 3 प्रकार के होते हैं, तो एक तो आपके पास होता है कि ओपन स्लॉट, एक होता है क्लोज स्लॉट। दूसरा, जब वो दो तो आपको कंफर्म पता है कि एक तो होता है खुला और एक होता है बंद। ठीक है, ठीक है, एक होता है खुला और एक होता है बंद। लेकिन जो तीसरा जब बनता है तो आप वहाँ पे देखोगे तो सेमी ओपन नहीं देखोगे कभी भी आप। सेमी ओपन, जैसे कि तीसरा जो आपके पास होता है वो सेमी ओपन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से सही होगा कि खुला होगा, एक बंद होगा और एक अर्ध बंद होगा। ठीक है, 3 प्रकार के हम स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं, खाँचों का उपयोग करते हैं। और ये खाँचे कौन कौन से हैं? एक तो खुला होगा, एक बंद होगा और एक अर्ध बंद होगा। अर्ध खुला नहीं, अर्ध बंद। जो टेक्निकल मतलब बुक में यूज किया जाता है आपको वही बताना है। अब जो चीज़ आधी बंद है वो आधी खुली होगी, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए अर्ध खुला बोला गया है, लेकिन जो हम नाम दिए हैं उसका अर्ध बंद ही दिए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, वेस्टर्नों पर वर्निश की परत चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अगर हम वेस्टर्नों पर वर्निश की परत चढ़ा रहे हैं तो उसका क्या पर्पज है, क्या कारण है कि हम चढ़ाते हैं? तो ऑप्शन क्या है? वेस्टर्नों का विद्युत रोधन बढ़ाना है, वेस्टर्नों को कंपन युक्त करना है, वेस्टर्नों पर अतिरिक्त विद्युत रोधी परत चढ़ाना है, उपयुक्त सभी। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वेस्टर्नों पर जब आप वर्निश की परत चढ़ा रहे हो तो इसका कारण है कि वेस्टर्नों को कंपन मुक्त करना। जो वेस्टर्न है आपके, अगर वो कंपन कर रहे हैं, उस कंपन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्निश की लेयर चढ़ाते हैं। उसके ऊपर क्या करते हैं? वर्निश की लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि ओवरहेड लाइनों में तांबे के स्थान पर ACSR कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इनकी करंट, अब देखिए ऑप्शन क्या है कि इनकी करंट प्रवाहित करने की क्षमता उच्च होती है, या भार में हल्के होते हैं, या सस्ते होते हैं, इनकी उच्च तन्य सामर्थ्य होती है। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर। अब देखिए ACSR कंडक्टर जो आपके हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि ACSR जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम होता है, तो इसका पूरा नाम होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्या मैंने बोला? एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो ये नाम याद रखना, इसका फुल फॉर्म कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। और आज के टाइम पे हम ओवरहेड लाइनों में तांबे के स्थान पर ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसका चार मतलब रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है? कारण क्या है इसका, आपको फटाफट बताना है। तो इसका सबसे मेन कारण है कि यह क्या होते हैं? यह सस्ते होते हैं। ठीक है, देखिए एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तांबा जो होता है वो महंगा होता है, जबकि स्टील यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तो एल्युमिनियम कंडक्टर जो होता है वह क्या होता है? सस्ता होता है, कंपैरिजन अगर करते हैं जब हम तांबे से तो। ओके, उसके बाद स्टील, इस कंडक्टर में हम स्टील भी मिलाते हैं, यानी ACSR में हम स्टील भी मिलाते हैं। तो इसका मेन स्टील मिलाने का कारण, जब कभी आपसे पूछे कि ACSR कंडक्टर में स्टील मिलाया जाता है तो इसका क्या कारण है, इससे क्या मतलब एडवांटेज है, क्या फ़ायदा होता है? तो इससे फ़ायदा आपका होता है कि इसकी जो सामर्थ्य है वह बढ़ जाती है, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसकी यांत्रिक शक्ति जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। क्लियर? चलिए, अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है कि जैसे ACSR कंडक्टर में एल्युमिनियम और स्टील कंडक्टर के मध्य की इंसुलेशन होती है, यानी एल्युमिनियम और स्टील आप दो चीज़ यूज करते हो। देखो, जैसे हम ACSR कंडक्टर बना रहे हैं तो सपोज ये ACSR कंडक्टर है, इधर आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक है, और बीच में हमारे पास क्या होता है? स्टील होता है। ऐसे करते हैं हम कि चारों तरफ जो होता है, यानी कि कंडक्टर के ऊपरी सिरों पर जो होता है वो एल्युमिनियम होता है, और जो उसके अंदर यानी कि कोर की बात करें, बीच में बात करें, सेंटर की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? स्टील होता है। तो इनके बीच में, कहने का मतलब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो ये मान लीजिए एल्युमिनियम है और ये बीच में जो है ये स्टील है, तो इनके बीच में बोला जा रहा है कि इनके बीच में कौन सा विद्युत रोधन हम मिलाते हैं, यानी इंसुलेशन की, क्या इंसुलेशन की ज़रूरत होती है? तो इंसुलेशन कौन सा होता है? बिटुमिन, वर्निश, इंसुलेशन, या फिर इंसुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है? क्या होता है करेक्ट आंसर इसका? इनके बीच में इंसुलेशन कौन सा होता है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि इंसुलेशन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें इंसुलेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो आपसे याद रखिएगा कि एल्युमिनियम और स्टील
ये जो दो मतलब कि हम मतलब ACSR कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं तो एल्युमिनियम और स्टील के बीच में कोई भी इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ACSR कंडक्टर में स्टील तार का कार्य होता है। अब देखिए स्टील तार का क्या कार्य होता है, मैंने अभी आपको बताया था, तो आप फटाफट आंसर कर सकते हो इसको, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। तो इसके प्रभाव की क्षतिपूर्ति करना, आवेश की उछाल का ख्याल कर रखना, अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, इंडक्टेंस को कम करना। मैंने अभी आपको बताया कि ACSR कंडक्टर में जो हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं, यह स्टील आपको क्या करता है, अतिरिक्त यांत्रिक यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का जो काम है वो कौन करता है, स्टील करता है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए हाई टेंशन लाइनों में प्रयुक्त कंडक्टर को तार पर तार चढ़ाकर रखा जाता है क्योंकि। अब देखिए हाई टेंशन लाइनों की बात अगर करें, HT लाइनों की, ठीक है, हाई टेंशन लाइनों की अगर हम बात करें तो प्रयुक्त कंडक्टर को तार पर तार चढ़ाकर यानी स्ट्रैंडेड रखा जाता है, स्ट्रैंड बनाया जाता है। स्ट्रैंड का मतलब क्या है कि जैसे ये है, एक तार ये है, फिर इसके ऊपर एक तार और इसके नीचे एक तार, ऐसे करके ऐसे तार के ऊपर तार चढ़ा के हम बनाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको यही बताया जा रहा है कि अगर किसी कंडक्टर को स्ट्रैंड कर रहे हैं तो इससे बनता क्या, इससे होता क्या है। ऑप्शन क्या है, बढ़ी हुई तन्य सामर्थ्य के लिए, हैंडलिंग में आसानी के लिए, लागत मूल्य में सस्ता है, कम प्रतिरोधकता। क्या होता है, अब देखिए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, तार के ऊपर तार, यानी कि हम स्टैंडर्ड बनाते हैं तो स्टैंडर्ड बनाने से क्या होता है कि हैंडलिंग में आसानी के लिए, हैंडलिंग में क्या होता है, आसान होता है, इसलिए हम इसको स्टैंड करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है एल्युमिनियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण को तांबे की अपेक्षा अधिक मान देते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम के लिए निम्नलिखित कौन से गुण को तांबे की अपेक्षा अधिक मान देते हैं। अब एल्युमिनियम है और उसको कंपैरिजन किया जा रहा है तांबे से, तो किसकी तुलना में अधिक अच्छा माना जाता है, विद्युत प्रतिरोधकता, गलनांक बिंदु, तापीय चालकता, विशिष्ट गुरुत्व, किसके लिए सबसे ज़्यादा मानते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम मानते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, क्योंकि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता थोड़ी कम होती है कंपैरिजन अगर हम करते हैं कॉपर से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य पीले तथा नीले रंग के प्रकाश के मध्य होती है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए अगर आप पढ़ें विबग्योर, 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 अब देखिए विबग्योर अगर आप पढ़ोगे तो आप देखिए, अगर हम बात करें तो विबग्योर आप अगर लिख रहे हो, देखिए सबसे पहले ऐसे लिख दो विबग्योर, मैं लिख रहा हूँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे जो मतलब कि तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रेड की होती है। ठीक है, और सबसे कम की अगर बात करें तो वायलेट यानी बैगनी कलर की होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब विबग्योर आप लिख दिए तो आप देखिए पूछा क्या गया कि तरंग दैर्ध्य किसकी मतलब पीले और नीले के बीच में होती है, पीले और नीले के बीच में। तो पीले के लिए येलो, ये हो गया आपका पीला, ठीक, ये हो गया पीला, और नीला, नीला मतलब ब्लू, ये आपका नीला हो गया, नीला। तो इसके बीच में कौन सी है, तो इसके बीच में आप देख रहे हो कि आपका ये जी, जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा, ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर याद है आपको तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रदीपन के अध्ययन के अंतर्गत आता है, प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन हम पढ़ते हैं तो उसके स्टडी के अंतर्गत क्या आता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, लाइटनिंग का वायरिंग सिस्टम का अध्ययन करना, लाइटनिंग सिस्टम की डिज़ाइन तैयार करना, लाइटनिंग में मतलब वायरिंग में आवश्यक वायरिंग पदार्थों का परिकलन करना, फाइटोमेट्री का अध्ययन करना। किसका आता है, प्रदीपन के अध्ययन में हम किसका मतलब बात करते हैं, तो इसके लिए हम बात करते हैं इल्यूमिनेशन में, यानी कि इल्यूमिनेशन में हम बात करते हैं कि लाइटनिंग सिस्टम की डिज़ाइन कैसे करना यानी उसकी तैयारी करना। तो लाइटनिंग सिस्टम की डिज़ाइन की तैयार करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है हमारा इल्यूमिनेशन।
जिसको आप प्रदीपन कहते हैं, उसके मतलब कि स्टडी के अंतर्गत हम यही सब चीज़ें पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका है कि सोडियम वाष्प दीप विशेषतः उपयुक्त होते हैं। सोडियम वाष्प लैंप का हम मतलब कि इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? सड़क प्रकाश व्यवस्था में, भंडार गृहों में, कोहरा वाले क्षेत्रों में, उपयुक्त सभी में। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है। जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वह आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर आपका है कोहरा वाले क्षेत्रों में। तो कोहरा वाले क्षेत्रों में हम सोडियम वाष्प दीप विशेष उपयुक्त होते हैं। सबसे ज़्यादा हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं विशेष के लिए बात करें तो कोहरा वाले क्षेत्रों में। ठीक है, सोडियम वेपर लैंप की अगर हम बात करें, सोडियम वेपर लैंप बेसिकली हम लोग सड़क प्रकाश व्यवस्था में भी इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे विशेष बोला है, विशेषतः उपयुक्त होते हैं, तो वो होते हैं कोहरा वाले क्षेत्रों में। लेकिन नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए तो नॉर्मल आप यूज करते हो सड़क प्रकाश, जो रोड पे लाइटनिंग आप देखते हो शाम को पीला पीला जलता है, वो सोडियम वेपर लैंप ही होता है, सोडियम वाष्प लैंप ही, जो कि समांतर में जुड़े होते हैं। सारे के सारे जितने भी मतलब सोडियम वेपर लैंप लगे होते हैं उस मतलब पूरे सड़क पर, वो सारे के सारे किस में जुड़े होते हैं? वह जुड़े होते हैं आपके समांतर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो विशेषता पूछ दिया है, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा कोहरा वाले क्षेत्रों में। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का कि गैस विसर्जन लैंप कुछ समय अंतर के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं। जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं कुछ समय अंतर के बाद पूरी दीप्ति से जलते हैं, यानी पूरी लाइट से जलते हैं। नीचे उल्लिखित लैंपों में से किस लैंप में अन्य लैंपों की अपेक्षा अधिक समय विलंब होता है? किस में सबसे ज़्यादा अधिक समय मतलब आपका विलंब होता है? ट्यूब लैंपों में, पारा वाष्प लैंपों में, सोडियम वाष्प लैंपों में, नियॉन लैंपों में। अब देखिए क्वेश्चन आपका है कि जो कि कुछ समय बाद मतलब कि क्या होते हैं पूरी लाइट से जलने लगते हैं, लेकिन एक ऐसा लैंप है इन चारों में जो कि थोड़ा सा उसमें समय क्या लगता है विलंब होता है, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो वह आपका होता है नियॉन लैंप। कौन सा लैंप? नियॉन लैंप। और इस नियॉन लैंप का इस्तेमाल हम जो करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही आप याद रखिएगा कि सजावट का कार्य जहाँ पे होता है, ठीक है, सजावट के कार्यों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? नियॉन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये पूछा जाता है कि सोडियम वेपर लैंप यानी सोडियम वाष्प लैंप जो लगा होता है वो स्ट्रीट लाइट में हम यूज करते हैं, यानी गलियों में जो लाइट लगी है वहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि सोडियम लैंप जो होता है इसका रंग कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है येलो, यानी येलो मतलब पीला, येलो मतलब पीला होता है इसका रंग। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है तंतु के ठंडे प्रतिरोध के निम्नतर मान की क्षतिपूर्ति करने के लिए सीरियल सेट के साथ श्रेणी क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कित किया जाता है? अब क्वेश्चन नंबर 47 है। इसमें क्या है कि तंतु के ठंडे प्रतिरोध के निम्नतर मान की क्षतिपूर्ति करने के लिए, निम्नतर मान की क्षतिपूर्ति के लिए सीरियल सेट के साथ श्रेणी क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कित किया जाता है? एनटीसी थर्मिस्टर, पीटीसी थर्मिस्टर, वोल्टेज आधारित प्रतिरोधक, फ्लैशर। अब देखिए एनटीसी थर्मिस्टर, थर्मिस्टर जो है बेसिकली एक सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर जितने भी होते हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वह होता है मतलब कि निगेटिव। ठीक है, तो एनटीसी थर्मिस्टर मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का हम इस्तेमाल करेंगे तंतु के ठंडे प्रतिरोध के निम्नतर मान की क्षतिपूर्ति करने के लिए। ठीक है, अगर तंतु ठंडा है तो वहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे? एनटीसी थर्मिस्टर। अगर तंतु आपका क्या है हीटेड है यानी गर्म है तो वहाँ पे हम करेंगे पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला थर्मिस्टर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बल्ब की किसी सीरियल सेट में फ्लैशर का प्रयोग होता है, फ्लैशर का कार्य क्या है? अब बताइए, फ्लैशर का कार्य ही आपसे पूछ लिया है कि फ्लैशर क्या करता है। फ्लैशर का कार्य क्या है? ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए कि परिपथ को तोड़ने व बनाने के लिए किंतु यह कोई प्रकाश नहीं देता है। परिपथ को तोड़ने व बनाने यह प्रकाश देता है, केवल परिपथ को तोड़ने के लिए यह प्रकाश नहीं देता है, केवल परिपथ बनाने के लिए एवं यह प्रकाश भी देता है। तो क्वेश्चन आपका है कि फ्लैशर का कार्य क्या है। सिर्फ आपसे क्या पूछा जा रहा है? फ्लैशर। तो फ्लैशर का कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि फ्लैशर का कार्य जो होता है वह परिपथ को जोड़ता भी है और परिपथ को
तोड़ता भी है। ध्यान से सुनना, परिपथ को जोड़ेगा और परिपथ को बनाएगा भी, लेकिन किसी भी तरह का प्रकाश आपको नहीं देगा, किसी भी तरह का प्रकाश आपको नहीं देगा, क्योंकि ये फ्लैशर है, सिर्फ सीरियल सेट होता है। ये क्या होता है, एक सीरियल सेट होता है जो कि क्या करेगा, परिपथ को जोड़ देगा, परिपथ को घटा देगा, ठीक है, बाकी और कोई काम नहीं होता इसका। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यानी ए एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रचालन के लिए डीसी अनिवार्य है, यानी कि इसमें से कौन सा है जिसके लिए हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए ही चाहिए। तो पारा आर्कदीप, आर्कदीप, सोडियम वाष्प लैंप, प्रदीप्त, प्रतिदीप्त दीप। तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जैसे है आर्क लैंप, जहाँ पे हमें मतलब कि आर्क लैंप की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम यूज करते हैं डीसी सप्लाई, हमें मतलब अनिवार्य ही होती है, ठीक है, वहाँ पे हमें डीसी सप्लाई क्या होती है, अनिवार्य होती ही होती है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति एसी शक्ति को डीसी में परिवर्तित कर सकती है। अब कौन सी युक्ति, कौन सी डिवाइस है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकती है। तो ऑप्शन आपका है जनित्र, प्रत्यावर्तक, ट्रांसफार्मर, दिष्टकारी। तो आपको ध्यान से समझ में आ रहा होगा कि दिष्टकारी जो है यही क्या करता है, एसी को एसी टू डीसी चेंज करता है, एसी टू डीसी चेंज करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिष्टकारी बोलते हैं, जो कि एसी को डीसी में बदल देता है। जबकि आपको पता है कि जनरेटर एक तरह का इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होता है, यानी कि जनित्र में हम क्या देते हैं, मैकेनिकल, और हमको आउटपुट में क्या मिलता है, इलेक्ट्रिकल। और ये जो जनित्र की हम बात की गए हैं ये डीसी है, तो आउटपुट में डीसी इलेक्ट्रिकल मिलेगा। जबकि प्रत्यावर्तक की एसी जनरेटर है तो इनपुट तो मैकेनिकल ही होगा लेकिन आउटपुट आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, लेकिन वो कैसा होगा, वह एसी होगा। और ये जनित्र की बात की गई तो ये डीसी होगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कोई भी एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता है, ट्रांसफार्मर का इनपुट भी इलेक्ट्रिकल होता है और आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल ही होता है। अगर दिष्टकारी की बात करें तो दिष्टकारी का जो इनपुट होता है, ठीक है, दिष्टकारी का जो इनपुट होता है वो एसी, और आउटपुट में जो आपको मिलता है वह डीसी मिलता है। वो क्या मिलता है, डीसी मिलता है। एक्चुअली में जो डीसी मिलता है वो प्योर डीसी नहीं होता, याद रखिएगा, वो पल्सेटिंग डीसी होता है। इस पल्सेटिंग डीसी को हम कन्वर्ट करते हैं प्योर डीसी में, यानी कि मतलब शुद्ध एकदम देश मतलब कि डीसी में, तो वह आपका जो होता है वह फिल्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वो तो आगे का पार्ट है, कभी क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज के लिए हमारा इतने क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ध्यान से। ओके, थैंक यू।